हेलो एवरीबॉडी। पिछली क्लास में अष्टफल के संकुल में प्रकाशिक समायोजिता कर रहे थे, 2 केस कर लिए थे। इसके बाद आगे का पार्ट रह गया जो बाकी है, स्टार्ट करते हैं। केस थर्ड जो है, जो बता रहे थे लास्ट के अंदर, वो है MAA वाइट। एम का मतलब यहाँ पर धातु है, धातु होगी कोबाल्ट। AA एक द्वितंतुक लिगैंड है। AA का मतलब हो गया यहाँ पर द्वितंतुक उदासीन लेना है EN। B2 उदासीन एक दंतुक 2 संख्या लेनी है NH3 का होल ट्वाइस। Y और Y यहाँ पर क्या है, एक दंतुक ऋणात्मक संख्या 2 ले लिया। अब इसमें प्रकाशिक समायोजिता जो है वो इस एग्जाम्पल की परिभाषित करनी है या इसके प्रकाशिक समायोजि बनाने। तो इसके प्रकाशिक समायोजि बनेंगे 2। पहले तो इसके देखेंगे, इसका एक सिस रूप होगा, एक ट्रांस रूप होगा, क्योंकि यह ज्यामितीय समायोजिता भी प्रदर्शित कर सकता है। तो सबसे पहले इसके सिस और ट्रांस 2 रूप बनाएंगे। अब इनमें से देखेंगे कि इनका कौन सा रूप प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित करेगा और कौन सा रूप नहीं करेगा। तो सबसे पहले केंद्र में C को, क्योंकि पता है 2 समन्वय संख्या इसकी 2 4 2 6 के लिए ज्यामिति तो आएगी अष्टफल की, ये बना रखी है अष्टफल की ये। अब इसमें कैसे जोड़ेंगे, क्या एक तो बनेगा सिस, एक बनेगा ट्रांस। सबसे पहले ट्रांस बनाने के लिए चाहे इस NH2 को ले लो, चाहे Cl2, इन दोनों में से एक, या NH3 या Cl में से दोनों को लिगैंड पिरामिड पर लगाएंगे। जैसे NH3 एक यहाँ पर लगा दिया, दूसरा NH3 यहाँ। और पहले ही बता चुका हूँ कि यदि पिरामिड पर लगाएंगे समान लिगैंड तो कैसा हो जाएगा, ट्रांस। अब बचे 2, यहाँ पर लगा दिया क्या EN और यहाँ पर भी EN से जुड़ा है। Cl2 है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ हो गया। ये रूप है कौन सा, ट्रांस। दूसरा रूप इसका पहले बनाएंगे अपने सिस रूप। सिस रूप इसका बनाएंगे तो ज्यामिति तो सेम ही बनेगी, अष्टफल की। ये भी इसकी ज्यामिति अष्टफल की है। CO केंद्र में तो परमाणु धातु जो दी गई है लिगैंडों के साथ वही आएगी। 2 पिरामिड लगाने हैं, ये लगा दिए 2 पिरामिड। अब इसके बाद जोड़े कैसे कि इसका ट्रांस जो है इसे रूपांतरित कर दिया जाए सिस रूप में। अब सिस रूप कैसे बनेगा, जब समान परमाणु जो है नजदीक हो, दूर दूर में हो। इसमें तो समान परमाणु दूर आ गया। अब समान परमाणु को नजदीक लाने के लिए यहाँ पर जोड़ दिया, मान लो EN। यहाँ न जोड़ो तो EN को न हिलाओ, यहाँ था सेम पोजीशन पर EN को रखो। ये अब कंडीशन बची आपके पास 4 बने, 1 2 3 4 में से 2 जगह NH3 आएंगे। अब NH3 को पास पास ले लो, एक NH3 यहाँ है तो दूसरा NH3 यहाँ आ गया। 2 Cl बचे हैं तो एक यहाँ है, दूसरा यहाँ। ये कैसा रूप है, सिस हो गया। सिस है ट्रांस। अब इन दोनों में से कौन सा प्रकाशिक समायोजिता प्रदर्शित करेगा। प्रकाशिक समायोजिता के अंदर एक कंडीशन तो दूसरे की यौगिक सम्मित होना, असम्मित होना चाहिए, सम्मित नहीं होना चाहिए। दूसरा किरणता, या उसके अंदर ये बताया गया था कि वलय, वो तो ज्यामिति में थी, ये वलय वाला तो है इसमें ज्यामिति का। अब इस यौगिक में सबसे पहले देखें सम्मिति किसमें है और किसमें नहीं। यदि किसी में सम्मिति है तो वह क्या नहीं दर्शाएगा, प्रकाशिक समायोजिता नहीं दर्शाएगा। पहले इस यौगिक में देखें, ये NH3 जो ऊपर दिखाई दे रहा है यह है इस बोर्ड के पीछे की तरफ, ऐसे है अंदर की तरफ। ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये ऐसे बाहर की तरफ है। बाकी ये EN और ये Cl दोनों इस बोर्ड के ऊपर तल के अंदर है, जहां आपने तो दिखाई दे रहे हैं वही है। अब इसको कैसे काटें कि 2 बराबर भाग में बंट जाए, हो सकते हैं कैसे। मान लिया कि इसे ऐसे काट दिया जाए, काट दिया, इसे ऐसे काटेंगे तो ये NH3 जो है पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, ये भी आधा ये भी। या मान लो कि NH3 उस साइड गया, ये इस साइड गया, ये Cl एक इस साइड, ये एक इस साइड, ये EN आधा इस साइड बच गया, आधा इस साइड। तो कहीं से भी काटो
सममिति का क्या मिल रहा है आपके पास? तल। तो सममिति जो है, सममिति का तल मिलने के कारण क्या मिल गया यहाँ पर? सममिति का तल। इसलिए इसमें प्रकाशिक समायता नहीं पाई जाएगी। यहाँ नीचे लिख देंगे ये कौन सा रूप है? प्रकाशिक अक्रिय। कौन सा है? प्रकाशिक अक्रिय, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसके बाद ये जो रूप है, इसमें देखो कहीं से काट के कि दो बराबर भाग हो रहे हैं, ऐसे काटेंगे तो एक साइड NH3 है, दूसरा भी NH3, यानी दोनों NH3 एक ही साइड चलेंगे, दोनों Cl एक साइड, तो दो बराबर भाग नहीं हो सकते। तो ऐसा न होने के लिए एक साइड से काट के देखो, यहां से काटेंगे ऐसे, तो ये NH3 जो है आधा इस साइड आधा इस साइड, En अकेला इस साइड आ गया, तो इस साइड Cl की संख्या ज्यादा होगी, NH3 की संख्या ज्यादा होगी, En की संख्या कम होगी, यानी इसमें से सममिति का तल नहीं मिलेगा। सिस जो रूप है इस यौगिक का, इसमें सममिति का तल नहीं मिलने के कारण यह ऑप्टिकली क्या होगा? एक्टिव, यानी प्रकाशिकीय रूप से क्या होगा? सक्रिय, और प्रकाशिक के समावेता दर्शाए। अब इसका दूसरा प्रकाशिक रूप आप बनाओगे तो यहाँ एक दर्पण लगाना है, ये लगा लिया, ये पॉलिश की हुई है इस साइड, तो यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब लगाओगे, दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, तो जो पास स्थित है वो तो कहाँ बनाना है? पास में, और जो दूर स्थित है वो कहाँ बनाना है? तो ये रहा। सबसे पहले तो सेम जैसे पहले आकृति दी गई है वैसे बनाएंगे, CO 1 2 3 4 1 2। अब लगाएं कैसे? पास में स्थित है En, तो यहाँ पर लगा हुआ है En, ये रहा। ऊपर NH3 है तो ये तो ऊपर ही रहेगा NH3, नीचे Cl है तो ये नीचे Cl रहेगा, ऊपर की तरफ NH3 है तो यहाँ आ गया NH3, और नीचे Cl है तो यहाँ क्या आ गया? Cl। एक इसका रूप कौन सा माना जाएगा? D, तो दूसरा रूप अपने आप कौन सा हो जाएगा? H। ये हो गया इसका प्रकाशिक समावेवी, हो जाएगा ऐसे प्रकाशिक समावेवी। ये आपकी यहाँ पर प्रकाशिक समावेता जो है वो इसमें याद ये रख लेना कि ये जो रूप है ये प्रकाशिक अक्रिय है, और ये सिस रूप जो है कैसा होगा? प्रकाशिक सक्रिय। इसमें दो ही प्रकाशिक समावेश बनेंगे, आप चार मत बनाना, क्योंकि ये वाला कौन सा है? प्रकाशिक अक्रिय, इसलिए इसे नहीं काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा, दो ही बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है चैप्टर के लास्ट पॉइंटों में, समावेता आपकी कंप्लीट हो गई है, अब है उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। उपसह संयोजक यौगिकों का स्थायित्व। तो सबसे पहले स्थायित्व, एक नाम आता है Ks। यह समानुपाती होता है किसके? स्थायित्व के। किसके समानुपाती होता है? स्थायी। समानुपाती का तो मतलब पता है आप सबको कि Ks का मान बढ़ेगा तो स्थायित्व भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मान लीजिए, अब पहली बात तो कि Ks है क्या? यहाँ पर Ks बराबर आप लिखोगे स्थायित्व स्थिरांक है। क्या है Ks? स्थायित्व स्थिरांक। अब स्थायित्व स्थिरांक बोल दोगे या वेग नियतांक, सेमी है केमिकल काइनेटिक्स जो है रासायनिक बल गतिकी जो है, उसमें ये नाम आया है। निकालते कैसे हैं? जैसे एक धातु है M, जिसके ऊपर आवेश है प्लस, इन दोनों का योग करवाओगे, धातु के साथ जोड़ेंगे किसको? अपने लिगेंड। लिगेंड के ऊपर आवेश है माइनस, संख्या लिगेंडों की कितनी? n। तो क्या बनेगा? दोनों जुड़ जाएंगे, M L N प्लस माइनस जो है इसको क्या कर दो अपने यहाँ पर आवेश कुल, प्लस का क्या कर दो? प्लस है माइनस कुल मिला के आवेश उन्होंने बता दिया यहाँ पर प्लस B। तो स्थायित्व स्थिरांक कैसे लिखते हैं? ये ब्रैकेट में लिखने का जो तरीका है, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या आ जाता है?
यहाँ पे ये लगाएंगे। होल ब्रैकेट का मतलब होता है सांद्रता। अब लिखते कैसे हैं वो देख लीजिए। कहते हैं KS बराबर जो उत्पाद दिया गया है वो तो लिखेंगे ऊपर। आपके पास उत्पाद है MLN होल ब्रैकेट पॉजिटिव बटा में एक बार M ले लिए एक बार है, जो इनके साथ गुणांक है वो कहां चले जाएंगे ऊपर, तो M पॉजिटिव, इसके गुणांक कुछ है L माइनस गुणांक कितने हैं N। तो ये हो गया इसका KS का मान। सेम इसी तरीके से अपने क्या निकालते हैं वेग नियता। तो दोनों प्रोसेस एकदम सेम है। तो KS जो है स्थायित्व स्थिरांक, आपको कोई दो या दो से अधिक जितने भी संकुल दिए गए हैं, मान लो 3 संकुल दिए गए, एक का मान दिया गया है 3 संकुल है, पहला दूसरा तीसरा। स्थायित्व का क्रम पूछ लिया, उसमें आपको दे रखा है पहले के लिए KS बराबर 1.2 × 10 की घात 3, दूसरे के लिए KS बराबर 1.2 × 10 की घात 4, तीसरे के लिए KS बराबर 1.2 × 10 की घात 5 दे रखा है। आपको स्थायित्व स्थिरांक का मान दे रखा है। यहां पर आपको संबंध पता है कि स्थायित्व जो है संकुल यौगिकों का वह स्थायित्व स्थिरांक के क्या होता है समानुपाती। तो तीसरा जो यौगिक है आपको संकुल दिया गया है, इसमें 10 की घात 5 यानी कि इसका स्थायित्व स्थिरांक सबसे अधिक दिया गया है, इसलिए इसका स्थायित्व विचारों से क्या हो जाएगा अधिक। ऐसे अपने क्रम लगा। सेम यही प्रोसेस है, यदि किसी की सांद्रता दी गई है तो उसे ऐसे निकाल लेंगे अपने। इसके बाद पहला पॉइंट तो ये हुआ स्थायित्व के अंदर KS से कैसे डिनोट या निकालेंगे। दूसरा जो है पहला हो गया, दूसरा स्थायित्व के बारे के अंदर आगे दिया गया धातु की प्रकृति या आयनन विभव से निकाल सकते हैं अपने आयनन विभव। दूसरा है आयनन विभव। अब आयनन विभव को फाई से प्रदर्शित करेंगे अपने फाई, और आयनन विभव बराबर होता है आवेश बटा आकार। 11वीं क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज आई हुई है, रासायनिक आबंधन जो चैप्टर था उसमें फाई बराबर आवेश बटा आकार, ये एक संबंध होता है। अब फाई बोलते हैं आयनन विभव को। फाई जो है वो समानुपाती होता है किसके स्थायित्व के, ये याद रख लेना से। फाई जो है वो समानुपाती होता है किसके स्थायित्व के, और फाई जो है उसका सूत्र दे रखा है आवेश बटा आकार, मतलब समानुपाती तो है किसके आवेश के, और आकार के क्या है फाई व्युत्क्रमानुपाती, यानी कोई संकुल यौगिक दे रखे हैं उनमें आवेश यदि समान है और आकार उनका धातुओं का अलग अलग है, तो आकार बढ़ता जाएगा तो स्थायित्व क्या होता जाएगा घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई जो है वो किसके समानुपाती है स्थायित्व के, यानी कि फाई की जगह आप क्या लिख सकते हो स्थायित्व, और स्थायित्व जो है आकार के क्या हो गया व्युत्क्रमानुपाती, जबकि स्थायित्व जो है आवेश के क्या है समानुपाती। तो आवेश जितना बढ़ता जाएगा स्थायित्व जो है वो भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। ये हुआ आपका धातु की प्रकृति के अंदर आयनिक विभव फाई से कैसे अपने स्थायित्व प्रदर्शित या क्रम इनका कैसे लगाएंगे। इसके बाद है लिगैंड की प्रकृति। 3 नंबर पॉइंट जो है वो है लिगैंड की प्रकृति। बीच में एक नाम आया था स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, रासायनिक श्रेणी। और स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की परिभाषा क्या बताई? स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी की परिभाषा बताई थी कि लिगैंडों को उनकी प्रबलता के क्रम में, प्रबलता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। यानी कि जितना प्रबल लिगैंड होगा उस लिगैंड का स्थायित्व भी उतना ही क्या होगा अधिक, यानी कि उस संकुल का भी स्थायित्व उतना ही क्या हो जाएगा ज्यादा। जैसे आपको एग्जाम्पल दिए जाए, जैसे एग्जाम्पल दे रखा है यहां पर CO
Cn का होल 6 पॉजिटिव 3, CO H2O का होल 6 पॉजिटिव 3, CO Cl6 पॉजिटिव 3। ये तीन संकुल देख रखे हैं और आपको सीधा कह दिया कि स्थायित्व का क्रम लगाइए। कैसे लगाएं? तो यहाँ पर और कुछ नहीं देखना, ऑक्सीकरण अवस्था निकालोगे तो भी तीनों में धातु है, कोबाल्ट है तीनों में सेम, और ऑक्सीकरण अवस्था तीनों की ही +3 आयन निकालने जाएंगे तो, क्योंकि इसमें -6 होगा, -6 और +3 मिलकर कुल कितना हो जाएगा, +3 ही तो रहेगा, इस साइड रहेगा ही। तो आवेश के आधार पर भी समान है, धातु का जो क्रम है या आकार भी कोबाल्ट अकेला है, सेम है तीनों में कोबाल्ट, तो आकार से भी नहीं बता सकते। बताएंगे लिगैंड के आधार पर, लिगैंड Cn है, H2O है, Cl। तो उस जो श्रेणी आपकी बुक में दी गई है उसमें Cn जो है प्रबलता में आता है सबसे ज्यादा इन तीनों में से, फिर इन तीनों में आएगा H2O और लास्ट में आ जाता है Cl। तो इसलिए लिगैंड जो है सबसे प्रबल में कौन है, Cn, फिर H2O, फिर Cl। स्थायित्व का क्रम कैसा लगेगा, सेम ऐसे। ये हो गया स्थायित्व। तीसरा है किलेटिकरण। चौथा पॉइंट जो है वो एक बचा है किलेटिकरण। स्थायित्व के बारे में चौथा पॉइंट बचा है किलेटिकरण। किलेटिकरण क्या है? एक किलेट प्रभाव होता है। किलेट प्रभाव, किलेट लिगैंडों के कारण संकुल जो है एक वलयनुमा संरचना बना लेते हैं। अब किलेट लिगैंड किसे कहते हैं? किलेट लिगैंड भी उसे ही कहेंगे जिसमें संकुल जो है एक वलयनुमा संरचना बना लेंगे किलेट लिगैंडों उभयतंतु लिगैंडों की सहायता से। अब इसके अंदर वलयनुमा संरचना बना लेंगे और किलेट लिगैंड के कारण उनका स्थायित्व जो है वो क्या हो जाता है, अपने आप बढ़ जाता है। इसे ही क्या कहते हैं, किलेट प्रभाव। तो सीधी सी बात, जिसमें किलेटिंग दूसरे अन्य संकुलों के तुलना यदि किसी में किलेट लिगैंड है तो उसका स्थायित्व दूसरे की तुलना में अपने आप क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसे क्या कहते हैं, अपने किलेटिकरण। ये अब तक तो हो गया स्थायित्व के बारे में। स्थायित्व में 4 पॉइंट बता दिए हैं। पहला Ks था, स्थायित्व स्थिरांक। दूसरा है आपका आयनन विभव, फाइ आवेश बटा आकार, और फाइ जो है समानुपाती होता है किसके, स्थायित्व के। तीसरा था लिगैंड की प्रकृति। अब लिगैंड जितना ज्यादा प्रबल होगा स्थायित्व भी उसका संकुल का होता है क्या होगा, ज्यादा। 4 नंबर किलेटिकरण, यहाँ पर किलेट प्रभाव आता है और किलेट प्रभाव का मतलब सीधा है यदि किसी संकुल के अंदर किलेट लिगैंड है तो उसका स्थायित्व अन्य संकुल की अपेक्षा अधिक हो जाता है, इसे किलेट प्रभाव कहते हैं। और यही प्रक्रिया क्या है, किलेटिकरण। इसके बाद ये हो गया आपका स्थायित्व का पॉइंट। स्थायित्व होने के बाद लास्ट जो है वो बचता है उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व। इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट है उपसह संयोजक यौगिकों का महत्व, यानी कि यूज, अनुप्रयोग जो है मुख्यतः वही अपने देखेंगे यहाँ पर। तो अनुप्रयोगों में अनुप्रयोग, तो पहला अनुप्रयोगों में जैविक अनुप्रयोग भी है। जैविक अनुप्रयोग यानी कि जीवों में कौन से उपयोग इनके हैं, जैविक अनुप्रयोग अपने अंदर है कोई। सबसे पहली बात जैविक अनुप्रयोग में एक अपने अंदर भी है, कौन सा, फेरस जो है Fe, यह है हीमोग्लोबिन के रूप में एक संकुल बनाता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में रक्त में है और हीमोग्लोबिन जो है क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जो है हीमोग्लोबिन जो करता है वह है क्या, वास्तव में फेरस का एक संकुल। तो हमारे अंदर भी इन संकुल यौगिकों क्या है, उपयोग है। क्या क्या कार्य करता है, ऑक्सीजन का परिवहन। किस रूप में, फेरस के संकुल के। दूसरा बात करें भी, कोई दूसरा पॉइंट है प्लेटिनम का सिस संकुल। ये नाम याद रख लेना यहां पर, प्लेटिनम का सिस संकुल। ये पर्सन कंपटीशन एग्जाम में भी आता है कई बार कि निम्न में से, ऐसे 4 एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और उनमें से पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा
कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। तो उत्तर याद रख लेना कि प्लेटिनम जो है उसका शिष्ट संकुल। अब प्लेटिनम का कौन सा शिष्ट संकुल, एग्जाम्पल भी आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर नाम लिखा जाता है उसमें प्लेटिनम का जो है शिष्ट संकुल, एग्जाम्पल वो है प्लेटिनम। अमोनिया उसके अंदर संख्या होगी 2 और Cl भी उसकी संख्या होंगे 2। अब पहचान ये करनी होगी कि बनाना कौन सा है, सिस। यदि इसका आपने सिस रूप बना दिया तो वो कैंसर के उपचार में दवा के रूप में प्रयुक्त होगा, अन्यथा नहीं। तो बनाओगे कैसे, समन्वय संख्या कितनी है, 2 और 2 4। 4 के लिए संख्या जो है, 4 के लिए ज्यामिति कौन सी बनती है, वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय तो बनाओगे क्योंकि सिस नाम आया है और सिस किसको कहते हैं, ज्यामितीय समानता में समकक्ष रूप है। और ज्यामितीय के अंदर या तो होता है वर्ग समतलीय और या एक 6 नंबर समन्वय संख्या में कौन सा आता है, अष्टफलकीय। या समन्वय संख्या कितनी है, 4 और 4 समन्वय संख्या इसमें है। कंफर्म है कि कौन सी आकृति बनानी है, वर्ग समतलीय। अब वर्ग समतलीय बनाओगे तो केंद्र के अंदर कौन है, प्लेटिनम। 4 इसके साथ बंद दिखाने हैं, 2 3 4 दिखा दिए 4। अब इन 4 में कौन सा कहां जोड़े, एक NH3 यहां जोड़ दिया। अब दूसरा यदि NH3 यहां जोड़ोगे तो ये ट्रांस बनेगा, सिस नहीं। दूसरा जोड़ दो या तो यहां और या यहां, NH3। अब 2 जगह अपने आप बच गई तो Cl लगा दो। ये इसका जो रूप है कौन सा है, सिस रूप। तो प्लेटिनम का जो सिस संकुल, एग्जांपल उसका जो ये है, प्लेटिनम का सिस संकुल कैंसर के उपचार में प्रयुक्त होता है। 2 पॉइंट हो गए जैविक अनुप्रयोग में। एक तो किफेरस जो है हीमोग्लोबिन के रूप में संकुल का निर्माण करता है, जो अपने अंदर ऑक्सीजन का क्या करवाता है, परिवहन के अंदर। तीसरा पॉइंट सी इसमें बात करेंगे, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण, हरे रंग का जो वर्णक होगा क्लोरोफिल जो है वो एक संकुल है। किसका संकुल है, मैग्नीशियम का। और प्रकाश संश्लेषण करते कौन है, पेड़ पौधे भोजन के निर्माण के लिए। अब पेड़ पौधे भोजन के निर्माण के लिए संकुल बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण करेंगे, जिसमें एक क्लोरोफिल वर्णक जो है उपयोग में आता है, जो संकुल किसका है, मैग्नीशियम का। चौथा पॉइंट डी है कि विटामिन B2, विटामिन B2 नहीं, विटामिन B12, विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम देख लो क्या है, साइनो, साइनो कोबालेमिन। साइनो से नाम स्पष्ट है कि साइनाइड आएगा, CN आएगा इसमें। कोबाल, कोबाल से क्या नाम स्पष्ट है, कोबाल्ट आएगा। तो कोबाल्ट का ये क्या है, संकुल है। कौन है, विटामिन B12। विटामिन B12 हमारे अंदर है, हर किसी के अंदर होता है। तो विटामिन B12 जो है वो एक कोबाल्ट का संकुल है, नाम है उसका साइनो कोबालेमिन। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें साइनो CN एक लिगेंड के तौर पर है और कोबाल्ट इसमें क्या है, धातु है। ये तो हो गए इसके जैविक अनुप्रयोग। इसके बाद धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका अनुप्रयोग किया जाता है। अब धातुओं के निष्कर्षण में पहला अनुप्रयोग आया था जैविक अनुप्रयोग। महत्व जो थे उनमें अनुप्रयोग पढ़ते हैं। अनुप्रयोग में पहला जैविक अनुप्रयोग में 4 पॉइंट हो गए। दूसरा इसके बाद है धातुओं के निष्कर्षण। दूसरा है धातुओं के निष्कर्षण में। धातुओं के निष्कर्षण में कैसे करते हैं? अब ये धातुओं के निष्कर्षण में आपने चैप्टर दिया हुआ है बुक में, चैप्टर नंबर 6, जिसे अपने बोल देंगे मेटलर्जी। धातुओं का निष्कर्षण चैप्टर है अपने पूरा। उसमें करते क्या है,
कि धातुओं के अयस्क मिलते हैं। अयस्क क्या है? जमीन से खोदकर जो निकालते हैं, जिनमें ज्यादा मात्रा में खनिज मिलेंगे, ज्यादा मात्रा में क्या होगी? धातु, जिनका शुद्धिकरण किया जाएगा। अब जो अयस्क है जैसे Ag2S सिल्वर का अयस्क है Ag2S। सल्फाइड इसमें अशुद्धि है सल्फर, लेकिन सिल्वर है इसके अंदर, ये आपको अयस्क के रूप में मिल रहा है। इसका शुद्धिकरण अपने करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? NaCN है, इसके साथ अभिक्रिया करवा लेंगे NaCN से। NaCN से अभिक्रिया करवा के चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, इन दोनों के जो अयस्क होंगे उनकी अभिक्रिया सोडियम साइनाइड से करवाकर आगे संकुल बन जाएगा। कोई भी संकुल बनेगा जिनसे इन अशुद्धियों का क्या कर सकते हैं? यहाँ से पृथक्करण। उसके बाद संकुल बनेगा, उनको आयनों के रूप में अलग अलग प्राप्त कर लेंगे। यानी कि धातु जो है Ag यहाँ से क्या कर सकते हैं? अपने पृथक्करण किसकी सहायता से? NaCN। ये एक चैप्टर आएगा पूरा। इसके बाद मेटल ये निष्कर्षण में हो गया। तीसरा पॉइंट दिया गया है वैद्युत लेपन में। तीसरा पॉइंट है वैद्युत लेपन में। ये वैद्युत लेपन क्या है? वैद्युत लेपन में, वैद्युत लेपन है किसी एक धातु के रखे, जैसे ये मान लिया कि ये गोला जो है एक धातु, इसी एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाना होता है। ऐसे गहने जो मिलते हैं बाजार में, नकली गहने जो होते हैं, उसके ऊपर ऐसे गोल्ड की, सोने की जो परत चढ़ाई होती है वो इसी प्रक्रिया द्वारा चढ़ाई जाती है। ऐसे अंदर कुछ और है, बाहर उसके ऊपर कोई और दूसरी धातु चढ़ाती है। किसकी सहायता से? वैद्युत धारा की सहायता से। तो उसको क्या बोलेंगे? वैद्युत लेपन। अब वैद्युत लेपन में नाम आता है सिल्वर हो गया, चांदी है, गोल्ड है, सोना है, इन दोनों के वैद्युत लेपन में इनके खुद के यौगिकों के विलयन की बजाय इनके जो संकुल होते हैं, संकुल का मतलब ये वॉल ब्रैकेट आना चाहिए ऐसे यौगिक में, इनके जो संकुल होंगे उनके विलयन का उपयोग वैद्युत लेपन में यदि किया जाए तो जो पदार्थ या जो यौगिक या जो आइटम आपके पास बनेगा वह अधिक क्या होगा? लाभकारी होगा। इसके बाद वैद्युत लेपन हो गया। मेनली वैद्युत लेपन की परिभाषा है जो होगी कि वैद्युत धारा की सहायता से किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाना क्या है? वैद्युत लेपन। 4 नंबर दे रखा है तो क्या है? फोटोग्राफी में अनुप्रयोग है ये यार सारे। फोटोग्राफी में अब नहीं, पहले की बात, अब तो कोई और नई तकनीक है। फोटोग्राफी में कैसे होता कि ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटो पहले आती थी उसके अंदर हाइपोविलियन था, और हाइपोविलियन है Na2H2O3, Na2H2O3.10H2O, ये हाइपोविलियन है एक। करता क्या है? AgBr के साथ अभिक्रिया करेगा। जो फोटो बनाएंगे अपने, या जैसे ऐसे एक फोटो है, बीच में कहीं ऐसे फोटो रखनी है और साइड में ऐसे हटाना है, ये सारा कलर फीका है, तो AgBr के साथ यह हाइपोविलियन मिलकर इसको तो एक विलयनशील संकुल के रूप में बना देगा, जबकि इस बाकी हिस्से से, फोटो के अलग हिस्से से उस बाकी विलयन को क्या कर देगा? हटा देगा। कौन? ये हाइपोविलियन। ये हो गया फोटोग्राफी के अंदर। इसके बाद है आगे दे रखा है 5 नंबर पॉइंट, याद रख लेना कि EDTA। अब EDTA एक -3 में भी आया था, एक -4 में भी आया था, सीधा ही है। EDTA जो है कौन सा भी हो, मुख्यतः -4 की बात करते हैं कि एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट जो है जल की कठोरता को दूर करने में प्रयुक्त किया जाता है। क्या? जल की कठोरता, जल की कठोरता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। हो गया। इसके बाद है पॉइंट नंबर
नेक्स्ट पहला हो गया, दूसरा धातुओं के निष्कर्षण में वैद्युत लेपन हो गया, फोटोग्राफी भी हो गया, एनडीटीए भी आ गया। अब है आगे है गुणात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट है गुणात्मक विश्लेषण में। ये गुणात्मक विश्लेषण क्या है? गुणात्मक विश्लेषण में यानी कि जो आपको यौगिक दिया गया है उस यौगिक के आयन जो है उनके गुणों का विश्लेषण या उनकी जानकारी प्राप्त करने में भी संकुल आयनों का प्रयोग किया जाता है। अब किया कैसे जाते हैं संकुल आयनों का प्रयोग? मुख्यतः कुछ आयनों के बारे में दिया गया है जो देख लो फटाफट। पहले 3 आयन, एक तो है कॉपर, दूसरा है फेरस और तीसरा है जिंक, Zn+2। सीधी सी एक बात याद रख लेना कि कॉपर जो है इसकी अभिक्रिया पोटेशियम, इसका कोई भी यौगिक है आपके पास, जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, इसकी अभिक्रिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe इस Cn6 जो है इसके साथ करवाने पर यदि आगे कोई एक ऐसा संकुल बने, यदि आगे कोई एक ऐसा संकुल बने जो चॉकलेटी अवक्षेप देता हो, कैसा अवक्षेप? चॉकलेटी, यानी चॉकलेटी कलर का अवक्षेप देता हो, तो यहां पर स्पष्ट हो जाएगा कि किसके साथ, पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है इसके साथ आपने ये जो यौगिक लिया था इसमें क्या है? कॉपर है। संकुल जो बनेगा उसमें चॉकलेटी अवक्षेप आएगा। तो अब इन दोनों में नीचे वाले कॉपर का तो हो गया कि कॉपर का यौगिक जो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, यदि चॉकलेटी अवक्षेप आएगा तो इसमें कॉपर उपस्थित है, यानी Cu+2 के रूप में उपस्थित है, अन्यथा नहीं। यदि ऐसा नहीं है तो ये भी उपस्थित नहीं। ये 2 है आगे। अब Fe+2 का और Zn+2, इन दोनों के कोई भी यौगिक, जैसे FeCl3 है, F+2 है तो Cl2 लेंगे, Zn+2 है तो ZnCl2, इन दोनों के यौगिकों की अभिक्रिया अलग अलग करवाएंगे। वैसे तो वैसे भी बता रहा हूं, K4FeCn6 के साथ करवाने पर यदि नीला रंग आता है, दोनों में एक ही कलर है, नीला कलर आता है, तो ये आयन उपस्थित होगा, अन्यथा आयन उपस्थित नहीं होगा। आपको किसी ने कहा है कि ये फेरिक क्लोराइड है क्या, चेक कीजिए। अब फेरिक क्लोराइड है या नहीं चेक कैसे करेंगे? ये देख है आपको फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड FeCl2 और उसकी अभिक्रिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड से करवाने पर यदि संकुल जो मिला है उसका नीला रंग है, तो उसमें Fe+2 है, अन्यथा नहीं है। बस सीधी सी बात। ये 3 आयन तो ये हो गए। चौथा आयन जो है बात करते हैं Ni+2 निकल आयन। तो निकल आयन जो है सबसे पहले तो इसका निकल का कोई भी एक यौगिक है, मान लिया NiCl2 ही है, इसकी अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH साथ में अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाएगी? डाइमेथिल ग्लाइकोक्सिन के साथ। डाइमेथिल ग्लाइकोक्सिन है क्या? CH3 CH3 C डबल बॉन्ड NOH, ये होता है अपने पास ऑक्सीजन कि एक कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड से N और उसके आगे OH जुड़ा है, तो उस यौगिक को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। ये आपके डाइमेथिल ग्लाइकोक्सिन है, तो यहां से बंद और यहां C डबल बॉन्ड NOH, ये डाइमेथिल, ये रहा मेथिल, ये रहा तो मेथिल हो गई, ये ग्लाइकोक्सिन हो गया, दोनों एक साथ है इसे। तो डाइमेथिल ग्लाइकोक्सिन की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और निकल क्लोराइड के साथ यदि अपने करवाएंगे तो आगे जो संकुल बनेगा, कोई भी संकुल हो, याद रखना ही रखना है आपको, जो संकुल बन रहा है वो यदि गुलाबी रंग का है, कैसा? गुलाबी रंग का है, तो इसमें आपके पास Ni+2 निकल आयन प्रेजेंट है, अन्यथा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है सिल्वर की 5 नंबर में, Ag+ का परीक्षण है। कैसे करेंगे Ag+ का परीक्षण? अब Ag+ के परीक्षण के लिए Ag
AgCl जो इसका एक यौगिक ले लेते हैं। AgCl की अभिक्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड वापस से NH4OH है, इसके साथ करवाने पर यदि आगे प्राप्त जो संकुल होगा वह कैसा होना चाहिए आपके पास, विलयशील। कैसा संकुल होना चाहिए, विलयशील। यदि संकुल विलयशील बनता है तो इसमें Ag पॉजिटिव के रूप में उपस्थित है, अन्यथा नहीं। एक लास्ट बचा है Hg पॉजिटिव का परीक्षण। 6 नंबर है Hg पॉजिटिव का परीक्षण। अब ये जो है Hg पॉजिटिव, इसमें Hg2Cl2 की अभिक्रिया आपने करवानी है, क्योंकि यहाँ Hg2 है, यहाँ भी Cl2 है, तो Hg तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, क्योंकि 2 से 2 क्या हो गया यहाँ पर, कैंसिल। तो Hg पॉजिटिव जो है इसकी अभिक्रिया यदि आप यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, NH4OH के साथ करवाते हैं, और अवक्षेप जो है हमें काला मिलता है, काला अवक्षेप किसी संकुल का प्राप्त होता है हमारे पास, तो उसमें क्या उपस्थित होगा, Hg पॉजिटिव, अन्यथा उपस्थित नहीं। तो ये एक गुणात्मक विश्लेषण हो गया। गुणात्मक विश्लेषण क्या, कि आयन जो है उनका उसमें प्रेजेंट है या नहीं, उनके बारे में जानकारी है। 6 बताए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, इनकी अभिक्रिया तो है पोटेशियम फेरोसाइनाइड के साथ तीनों की। आगे वालों की तीनों की अभिक्रिया किसके साथ है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। हो गया अमोनियम। याद ये रखना है कि कलर कौन सा है, कॉपर के अंदर कलर कौन सा आएगा, कॉपर के अंदर चॉकलेटी अवक्षेप आएगा। फेरस और जिंक में कौन सा आएगा, नीला आएगा। निकल में कौन सा आएगा, गुलाबी कलर आएगा। सिल्वर में विलयशील संकुल बनेगा। मर्करी जो है उसमें क्या होगा, काला अवक्षेप आएगा। यदि ऐसा उपस्थित है तो उनमें ये आयन उपस्थित होंगे, अन्यथा ये आयन उपस्थित नहीं होंगे। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट, उप सह संयोजक यौगिक। इसके बाद नेक्स्ट आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल।